राजेश रोकड़े सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं जीजेसी के। बहुत बहुत स्वागत है रोकड़े साहब, आपका भी गुड इवनिंग हमारे शो पर। सर आप अभी क्या सलाह देंगे? सर आपका एनालिसिस क्या कहता है? थोड़ा दूर ही रहें, कॉन्शियस रहें, और अगर कूदना है गेम में तो उनके लिए क्या सलाह होगी? क्या अभी लमसम बाइंग सही रहेगी, स्टैगर्ड बाइंग करें, या दूर रहें? क्या आपकी सलाह ओवरऑल होगी सर? यस दीपक जी। देखिए, ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। इसके पहले भी एक बार करेक्शन गोल्ड और सिल्वर दोनों में आया, तब भी काफी हो हल्ला हुआ था, तब भी लोगों ने यही समझा था कि ये क्रैश है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि ये क्रैश नहीं, ये करेक्शन है। और जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने भी बड़ी पैनलिस्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है। और जब ये इस टाइप के करेक्शन होते हैं तो ये समझने की वेरी क्लियर एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट बहुत हेल्दी है। और जैसे कि केडिया जी ने कहा कि करेक्शन अभी और भी आ सकता है। देखिए, जिस तरीके से गोल्ड रेट बढ़े थे तो वी वाज एक्सपेक्टिंग कि 5,000 के आसपास, जब $5100 इंटरनेशनली गया था, तभी करेक्शन की उम्मीद थी। लेकिन 5600 क्रॉस करने के बाद ये करेक्शन आया, और 10% का करेक्शन अभी नाउ डेज इट इज नॉर्मल थिंग। क्योंकि $400-500 अगर इतना बढ़ गया है, उसका अगर 10% मैं पकड़ता हूं तो एक $500 के आसपास करेक्शन होता है, तो इट इज नॉर्मल थिंग। और निश्चित तौर पे जो जियोपॉलिटिकली फंडामेंटल्स है गोल्ड के, वो अभी भी बहुत मजबूत है। और ये कहानी वैसे शुरू तो होती है 4-5 साल पुराने से। आपने देखा होगा जिस दिन रशिया और यूक्रेन का वार शुरू हुआ था, और जिस तरीके से यूएस के ऊपर यूएस ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, तभी से सभी दुनिया के देशों ने यह समझ लिया था कि हमारे जो रिसोर्सेस है वो अगर हमारे देश के बाहर है तो वो रिसोर्सेस कभी भी लॉक हो सकते हैं। और तभी से जिस तरीके से फॉरेन रिजर्व दुनिया में सभी देशों ने जो डॉलर में रखते थे वो 80% के आसपास रखते थे, वो धीरे धीरे घट के 52% तक के आगे। इसका मतलब ओवरऑल डिमांड जो है वर्ल्ड वाइड वो बहुत मजबूत है। और सभी ने गोल्ड में ही अपना सेफ हेवन ढूंढा है। इस वजह से मुझे आगे भी यही लगता है कि गोल्ड अभी भी मजबूत स्थिति में। और कब एंटर करना चाहिए मार्केट में, तो ये एक परिस्थितियों को देखते हुए मेरा एक ही कहना रहेगा, इस मार्केट में एक साथ कभी भी ना कूदिए। हम्म। धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से आप इन्वेस्ट करिए, या फिर खरीदारी करते समय में अगर किसी का बजट अगर ₹100 का है तो उन्होंने इसे 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अभी इस पार्ट में इस लेवल पे भी बाइंग करनी चाहिए, और थोड़ा रुक के फिर एक चांस देखना चाहिए, और बाद में फिर बाइंग करना, जिससे कि उनको किसी प्रकार का लॉसेस ना आए। और यही एक तरीका इस मार्केट के अंदर अपने आप को मतलब बचा के भी रखने के लिए, और कस्टमर के जो एंगल है उनके एंगल से भी मुझे लगता है यही एक तरीका बेस्ट तरीका होगा। किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा उनको काम करने में। एब्सोल्युटली। तो यानी कि स्ट्रेटेजिक बाइंग, आप इस स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़िए, कॉन्शियस भी रहिए। और ये है राय हमारे निवेशकों के लिए रोकड़े सर की ओर से। अब आगे क्या करें सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। रोकड़े सर अब जरा हमें बताइए, पोर्टफोलियो में अगर रीबैलेंसिंग करनी हो तो अब किस तरह से की जाए, गोल्ड या सिल्वर? और सिल्वर में इसलिए कहा जा रहा है, जैसा भी सर ने भी बताया, ज्यादा चंचल है, तो ज्यादा वॉलेटिलिटी, ज्यादा फॉल होने का मतलब ज्यादा रिस्क और ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी। तो किस तरह से रीबैलेंसिंग करें सर? हाँ बिल्कुल दीपक जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और जैसे कि केडिया जी ने अभी बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के तो उन्होंने बताया। लेकिन इसमें एक चीज जो हम लोग भी पहले कहते हैं कि आप रेशियो जो अभी गोल्ड और सिल्वर का है, वो सिल्वर बहुत अंडर वैल्यू थी, वो सभी को पता थी। और जिस तरीके से सिल्वर ने कमबैक करके एकदम गोल्ड के आगे निकल जाना, ये कहीं ना कहीं जब तक के सब्स्टिट्यूट नहीं आता तब तक के तो बिल्कुल मजबूती बनी हुई है। और गोल्ड और सिल्वर दोनों के फंडामेंटल बहुत अलग है। गोल्ड के फंडामेंटल्स हम लोग ने अलग अलग तरीके से विश्लेषण करके बताया हुआ है, और सिल्वर के फंडामेंटल हम लोग हर बार बात करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज 60% के आसपास है, 20% ETF और बाकी चीज, और ज्वेलरी इंडस्ट्री में 15 से 17 और 20% तक की ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में अगर इसे रखना है तो मैं दोनों को 50-50% के तहत ही कहूंगा। क्योंकि कभी भी परिस्थितियां बिगड़ सकती है। क्योंकि आप देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा क्रेजीनेस ऑल ओवर वर्ल्ड होते जा रहा है। और ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि सिल्वर भले ही चंचल है, लेकिन गोल्ड का एक अलग ही अपना महत्व है। और जिस तरीके से अभी माहौल दिख रहा है, यूरोपियन नेशन ही
यूएस के अगेंस्ट में कभी कभी दिखता है, जबकि वो सबसे पुराना दोस्त उनके साथ खड़ा रहता था। नाटो के वजह से वो देखिए आप, नाटो की सेना वहां उन्होंने जब ग्रीनलैंड में भेज दी, उससे कहीं ना कहीं यूएस ने आंखें ऊपर करी। तो ये कभी भी जियोपॉलिटिकली कभी भी परिस्थितियां बिगड़ सकती है। इस वजह से पोर्टफोलियो में अगर मैं कहूंगा तो 50-50 का रेशियो रखना चाहिए। सिल्वर और गोल्ड दोनों को, दोनों भाइयों बहन को, दोनों को साथ में लेके चलना, यही समझदारी होगी। और जब कभी भी इन्वेस्ट या करते हैं तो इसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत ही करनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि हमने ये भी देखा है कि भले ही करेक्शन आया है, लेकिन गोल्ड ने जब जब करेक्शन आने के बाद, एक पीक आने के बाद, वो पीक को फिर तोड़ा है और फिर एक नया एक बेंचमार्क बनाया है। इस वजह से अभी भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा मुझे पूरा पूरा अनुमान है। ऑल राइट, तो ओवरऑल एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि इस फॉल को कोई पैनिक सिग्नल की तरह आप मत देखिए, बल्कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, उस हिसाब से देखिए। हालांकि केडिया सर ने कुछ और शार्प करेक्शंस की बात कही है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। और स्ट्रेटजीज जो उन्होंने बताई हैं, हमारे तीनों आज के हमारे मेहमानों ने बताई हैं, रोकरे सर ने, राजेश रोकरे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।